कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती जा रही है, क्योंकि वायरस बुलेट की रफ्तार से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। देश में कोरोना के आंकड़े 1,15,000 के भी पार चले गए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है कोरोना संक्रमण का। 24 घंटों की इस तस्वीर को हम सबको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि बीते वक्त में तो हम सभी ने सावधानियां बरती, लेकिन एक लापरवाही जरूर अब जमीन पर दिखाई दे रही है और ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 1,15,000 से ज्यादा केसेस, 630 लोगों की मौत हुई है बीते 24 घंटों में। और अगर आप स्टेट वाइज भी आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो ये और ज्यादा चिंताजनक है। कुल केसेस 1,15,736, 630 की मौत। एक्टिव केसेस की संख्या पर अगर आप डालें नजर तो ये भी आंकड़ा जो है चिंताजनक है। कुल मौत अब तक देश भर में 1,66,000 से ज्यादा लोगों की हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस 55,469 और महाराष्ट्र में अकेले मुंबई में 10,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं बीते 24 घंटों में। लेकिन तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, झारखंड, इन आंकड़ों पर भी आप नजर डालिए तो राज्य दर राज्य परिस्थितियां तेजी की तरफ जा रही हैं और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में फैसले लेने पड़ रहे हैं राज्य सरकारों को। दिल्ली में देखिए, कल रात से ये फैसला लागू हुआ है नाइट कर्फ्यू का, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए। महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की स्थिति है। आंशिक लॉकडाउन भी कुछ हिस्सों में इंपोज किया गया, लगाया गया है। गुजरात में 8 नगर निगम और 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू रखा गया है। तो परिस्थितियां जिस तरह से बिगड़ रही हैं, उसके बाद आज तक ने जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की, लॉकडाउन को लेकर भी उनसे सवाल पूछा, सरकार कितनी तैयार है इस नई चुनौती से निपटने के लिए, इन तमाम सवालों पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो जवाब दिए सुनिए। चुनौती इसलिए है कि अब एक साल में कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने के जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल करना देश जान गया है, सीख गया है, समझ भी गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कैजुअल अप्रोच, लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस कि अब वैक्सीन आ गई है, अब हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जरूरत नहीं है, अब हमको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, ये जो एक एटीट्यूड डेवलप हुआ है, सबसे बड़ी जो कठिनाई है इस एटीट्यूड के वजह से जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है बेसिक बातों का, वो हमारी चिंता और चुनौती का विषय है। व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे कोई ऐसी संभावना नहीं दिखती। व्यक्तिगत मेरा मत है कि कोई, जैसे देश ने इतना बड़ा लॉकडाउन किया वैसा कोई लॉकडाउन अभी दोबारा हो सकता है या दोबारा होना चाहिए या दोबारा होने की संभावना है। लेकिन जो स्टेट्स जो कि ज्यादा प्रभावित हैं वो अपनी लोकल परिस्थितियों के हिसाब से और अपना जो भी उनका एक साल का अनुभव है उसके आधार पर जो भी उनको उचित लग रहा है वो कुछ अलग अलग प्रकार से मेजर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि खतरा कितना बड़ा है और ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा कि क्या हम वाकई लापरवाह हो गए हैं और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे हम क्यों फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में वहां संकट देखिए, 55,469 केस नए केसेस हैं ये बीते 24 घंटे के। एक ही दिन में 297 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 4,72,000 के करीब है और पॉजिटिविटी रेट देखिए महाराष्ट्र में 14.88%। ये पॉजिटिविटी रेट है केसेस का। अकेले मुंबई में 10,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो पूरे देश का जो आंकड़ा है उसमें महाराष्ट्र का कितना योगदान है आप देखिए। अगर 1,15,000 केसेस 24 घंटे में सामने आए हैं तो अकेले महाराष्ट्र में आधे के करीब केसेस यानी करीब 55,000 केसेस सामने आए हैं। हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। मुंबई ने एक बार फिर से 10,000 कोविड पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा पार कर लिया। एक्टिव केसेस की संख्या अब 77,000 से ऊपर चली गई है। डबलिंग रेट अब 38 दिन रह गया है और एक्टिव सील्ड बिल्डिंग्स की संख्या 740 हो चली है। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि अब वो अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज पर बहुत पैनी नजर बनाए हुए हैं और 5 और उससे ज्यादा अगर लोग पॉजिटिव मिलते हैं तो न सिर्फ सोसाइटी को सील किया जाएगा बल्कि उसे मिनी कंटेनमेंट जोन करार दे दिया जाएगा। बीएमसी के कर्मचारी, मुंबई पुलिस
ये देखेगी कि सोसाइटी का कोई भी मेंबर रूल ब्रेक ना करे, और अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो फिर हाउसिंग सोसाइटी पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। शहर में पहले से ही मॉल्स, दुकानें, स्विमिंग पूल, जिम इत्यादि बंद कर दिए गए हैं। सेक्शन 144 लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। बावजूद इसके शहर में केसेस भी बढ़ रहे हैं और हर दिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। टोटल केसेस में महाराष्ट्र का कितना योगदान है आंकड़ों में वो आपने देखा, लेकिन लोगों के जहन में सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि लोग संभले नहीं तो कड़े कदम उठाने होंगे। सियासी बयानबाजियां अब इस पूरे मामले पर सुनिए। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, ये सच्चाई है, लेकिन परिस्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था, जो आरोग्य सेवा है, उसको पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त किया गया। प्रशासन कहीं ना कहीं टास्क फोर्स बना के हर जिले में, महानगर पालिका क्षेत्र में काम में जुटा हुआ है। बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदी आयद की गई है और वीक में आखिरी 2 दिन में लॉकडाउन भी हमने किया है। पुनः एक बार मृत्यु की श्रृंखला चालू हुई है। 31 मार्च को ऑक्सीजन सप्लाई डिफेक्ट पैदा हुई तो 31 मार्च रात को औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। मेरी सबसे पहले प्रार्थना उद्धव ठाकरे जी से और केंद्र सरकार से है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, तो उसको मजबूत करने का प्रयास करें, नहीं तो ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ेगी। बात अब देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। 24 घंटे में आंकड़ा 5000 को पार कर चुका है। कल से नाइट कर्फ्यू भी लगा, लेकिन दिल्ली में लापरवाही नहीं थम रही। कुल मौत का आंकड़ा एक दिन में 17 तक जा पहुंचा है। सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, लेकिन मामले हैं कि थम नहीं रहे। दिल्ली में जिस तरह से ये रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, आप ये देखिए, नवंबर 2020 के बाद ये अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली में 5482 केसेस इससे पहले नवंबर में सामने आए थे। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा का ये रिपोर्ट देखिए। देश के अन्य राज्यों की तरह राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कल के अंदर राजधानी दिल्ली में 5100 नए मामले सामने आए। हालांकि दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हुई, जिसके कारण ये जो मामले हैं वो 5100 के सामने जो है वो नजर आए हैं। हालांकि इसके चलते राजधानी दिल्ली में देर रात के वक्त 10 बजे से सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। दिल्ली के तमाम एरियाज के अंदर देर रात के वक्त पुलिस पेट्रोलिंग नजर आई। तमाम दिल्ली सरकार के आला अधिकारी नजर आए ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले और जो कोरोना का चेन लगातार बढ़ती जा रही है उसको रोका जा सके, ताकि जो संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है उस पर लगाम लगा करके कोरोना को खत्म किया जा सके, कोरोना को मात दी जा सके। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। तो दिल्ली में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं, लेकिन बीती रात से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान दिल्ली में जो तस्वीर दिखी, जरा आप वो भी देखिए। कनॉट प्लेस का इलाका, और पुलिस ने वहां पर अनाउंसमेंट के बाद रात 10 बजे के करीब ही जो भी खुला मार्केट है उसको बंद कराया। 10 बजे सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। आप लोगों को बार बार हिदायत दी जाती है नई दिल्ली प्रशासन की ओर से, जो भी 10 बजे से सुबह 5 बजे दुकान खुली मिल गई उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई। 10 बजे सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। आप लोगों को बार बार हिदायत दी जाती है नई दिल्ली प्रशासन की ओर से, जो भी 10 बजे से सुबह 5 बजे दुकान खुली मिल गई उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई। घर पे रहिए, दूसरों की जिंदगियों को किसी भी तरह की रिस्क पे मत रखिए, खतरे में मत रखिए। इस संदेश के साथ बैरिकेडिंग आपको दिल्ली में रात 10 बजे से एक बार फिर नजर आ गई है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो अब अलग अलग बैरिकेड्स पर हर ट्रैफिक को नियंत्रित करते हुए और ये देखते हुए कि कहीं बिना जरूरत के लोग तो अपने घरों से कहीं नहीं निकल रहे हैं, ये देखने के लिए, यानी सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को इजाजत है, उसके अलावा रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक और किसी को इजाजत नहीं है सड़कों पर दिल्ली के रहने की। और इसीलिए आप जो दिल्ली पुलिस की गाड़ियां हैं
उन्हें भी लगातार निकलते हुए देखेंगे। ये अनाउंसमेंट्स बार बार की जा रही हैं कि कोई भी अपने घरों से बाहर इस समय में न निकले, ताकि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण पाया जा सके। ये आप एक मेट्रो स्टेशन भी देख लें, आमतौर पर इस समय भी आपको लोग यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन अभी सन्नाटा है। ये पूरा कनॉट प्लेस का जो बाजार है, जो इस समय लोग खाने पीने के लिए या शॉपिंग करने के लिए भी, कुछ दुकानें भी खुली रहती हैं, रेस्टोरेंट्स खासकर खुले रहते हैं और आपको यहाँ पर काफी भीड़ दिखेगी। पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है, लेकिन आज यहाँ पर पूरा सन्नाटा है। यानी कि भले ही पहला दिन रहा, लेकिन लोगों तक खबर पहुंच गई। जिन लोगों तक खबर नहीं पहुंची उनको आज थोड़ी सी रियायत जरूर दे दी जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में 30 तारीख तक लोगों पर सख्ती की जाएगी, कड़ाई की जाएगी और यहां तक की जो अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं उसमें कानूनी कार्रवाई की बात भी की जा रही है। महामारी से निपटने के लिए सरकार की तरफ से यह निर्देश और हम सब की तरफ से थोड़ा सा नियंत्रण जरूरी है। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप ई पास लेकर जरूर इस नाइट कर्फ्यू के समय भी निकल सकते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 17,000 से ज्यादा हो गई है। बीते दिन भी जो टेस्ट हुए हैं वो 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं, लेकिन इस बीच देखिए जो स्टेटमेंट्स सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से दिखाई दिए। दिल्ली में पिछले हफ्ते काफी कंपैरेटिवली केस काफी रहे हैं और पूरे देश में भी आज अभी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि देश के अंदर जो केसेज आए हैं 1 लाख से ऊपर केसेज, जो आज तक का हाईएस्ट है पूरे देश के अंदर। और मुझे तो ये लगता है कि अभी सभी लोगों को इससे सावधानी बरतने की आवश्यकता है और बचाव जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दिल्ली अब टॉप 3 स्टेट्स के अंदर आ गई है। महाराष्ट्र के बाद आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर लगभग 4,000 केस रोज आ रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार जो भी कदम उठाएगी मैं उनके साथ हूं, पर ये जो नाइट कर्फ्यू है ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जैसे कि सिर्फ ये दिखाना हो कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही। तो यहाँ पर आपने ये आरोप सुने, लेकिन आप देखिए तस्वीर अलग अलग राज्यों में लगभग ऐसी ही दिखाई दे रही है। गुजरात में भी कोरोना केसेस लगातार बढ़े हैं। 20 शहरों में वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 6 नगर निगम के इलाकों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच आज गुजरात सरकार के जरिए ये फैसला लिया गया है कि 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत समेत जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, गांधीनगर जैसी जो कॉरपोरेशन है, साथ ही 20 जो शहर है उसमें रात को 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही गुजरात सरकार के जरिए एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि 30 अप्रैल तक जितने भी सरकारी बड़े कार्यक्रम है इन सब को रद्द कर दिया गया है। तो वही जो शादी समारोह है, शादी समारोह के अंदर भी करीब 100 लोगों को ही शादी में शामिल होने के लिए गुजरात सरकार की ओर से कहा गया है। तो वही गुजरात हाईकोर्ट ने आज गुजरात सरकार को ये एक टिप्पणी भी की थी कि गुजरात में अगर कोरोना के हालात को कंट्रोल करना है तो लॉकडाउन कम से कम 3 से 4 दिन का लाना बेहद जरूरी है, या फिर जो वीकेंड कर्फ्यू है वो लाना जरूरी। दिल्ली को रात भर कोरोना के चलते पहरे में रहना होगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर मनाही होगी। 30 अप्रैल तक दिल्ली पर नाइट कर्फ्यू लागू होगा। मेट्रो की तरफ से भी कहा गया कि जिन्हें छूट दी गई है वही यात्री रात 10 से सुबह 5 बजे के बीच यात्रा कर पाएंगे। कोरोना दिन दुना रात चौगुना स्पीड से बढ़ेगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और आज देश में कोरोना का इतना भयंकर विस्फोट होगा। कोरोना ने समूचे देश को खौफ में डाल दिया है। दूसरी लहर का तांडव ऐसा है कि पहली लहर भी पीछे छूट गई है। कोरोना संक्रमण ने देश के कई राज्यों में ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। आज सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि यहाँ कोरोना नहीं संभला तो नौबत लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में आज से कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा। दिल्ली में पिछले 4 दिन से रोजाना 3,500 से ज्यादा केस। दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की दिक्कत शुरू हो गई।
दिल्ली में कोविड-19 टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट सोमवार को 5% से ज्यादा हो गया। सिर्फ 15 दिन के भीतर पॉजिटिविटी रेट 1.07% से बढ़कर 5.54% हो गया है। 5 अप्रैल को कुल 64,003 नमूनों की जांच की गई थी। इनमें से 43,960 आरटीपीसीआर टेस्ट और 20,043 रैपिड एंटीजन टेस्ट थे। कुल नमूनों में से 3,548 पॉजिटिव निकले। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना टेस्ट का पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर जाना ये बता रहा है कि संक्रमण कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में कोरोना की ये चौथी लहर है। इस लहर में कोरोना संक्रमण उतना ही घातक है जितना पहले था। खासतौर से बुजुर्गों और पुरानी बीमारी वालों के लिए ये लहर ज्यादा घातक साबित हो रही है। 20 मार्च को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.07% था। कोरोना के केस 813 थे और 2 लोगों की मौत हुई थी। 25 मार्च को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.69% हो गया। कोरोना केस 1,515 हो गए और कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई। 1 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 3.57% हो गया। कोरोना केस 2,790 हो गए और कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई। 2 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.11% हो गया। कोरोना केस 3,594 और 14 लोगों की मौत हो गई। 3 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.48% हो गया और कोरोना केस 3,567 और 16 लोगों की मौत हो गई। 4 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.64% हो गया और कोरोना केस 4,033 और 21 लोगों की मौत हो गई। 5 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.54% हो गया। कोरोना केस 3,548 और 10 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में फैलते कोरोना ने केजरीवाल सरकार के भी होश उड़ा दिए। पिछले 5 दिन के भीतर दिल्ली में कोविड से 64 मरीजों की मौत हुई है। इनमें सोमवार को हुई 15 मौतें भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना की ये लहर पहली लहर से बहुत ज्यादा तेज है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 3,500 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है और ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव में हमले हिंसा के आरोप थम नहीं रहे। चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी नेता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। शाहनवाज उत्तर हावड़ा के पिलखाना में बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। शाहनवाज हुसैन का आरोप है कि वाई सिक्योरिटी के बावजूद स्थानीय पुलिस ने उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। बाद में सभा के दौरान शाहनवाज ने हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को घेरा और कहा कि 2 मई के बाद उनका हिसाब होगा। पुलिस के अलावा शाहनवाज चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे, लेकिन ये आरोप शाहनवाज हुसैन की तरफ से, पर टीएमसी इसे हार के डर से कहानी गढ़ने का आरोप लगा रही है। ये पत्थर को हम फूल बना देंगे और इसको कमल का फूल बनाएंगे। पत्थर का व्यवहार, ये जो पत्थर है ना उमेश राय, इसको पंजी में पैक करके रखना। ये चीज कोई डरो मत। अगर ये पुलिस ये टीएमसी के धारे के गुंडे, ये टीएमसी के दलाल, ये ममता जी ने ये संस्कार दिया है। ये संस्कार है, ये संस्कार है। और अगर बंगाल पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती है तो ये इनकी है। इस तरह इनकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं है, छाती पर चढ़कर बोलने वाले लोग हैं। इसलिए यहाँ पर किस तरह अगर ये समझते हैं कि यहाँ पर चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि पुलिस का बंदोबस्त होना चाहिए। मैं सुरक्षा कवर हूँ और इसमें ये पत्थर चला रहे हैं, इनके पत्थर में डरेंगे और सभा करेंगे। अभी एक किया है, जब तक उमेश राय को जिता नहीं देंगे, जब तक हम लोगों की सभा थी, टीएमसी के नेता बॉबी हकीम की सभा, हमारी सभा का टाइम मैच था।
फिर भी हम लोगों ने उनकी सभा के बाद अपनी सभा की, लेकिन टीएमसी के गुंडे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि शाहनवाज हुसैन यहाँ भाषण करे, वहाँ पर पत्थर मारने का काम किया। ये पत्थर हम पुलिस को दे दिए हैं, पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था। मैं Y+ कैटेगरी में कवर्ड हूँ और CRPF कवर हूँ। लोकल पुलिस को इंतजाम लगाना चाहिए था, कोई इंतजाम नहीं था। बहुत तेज हमले की कोशिश हुई, हमारे वर्कर ने टीएमसी की गुंडागर्दी और हमले को नाकाम कर दिया। अगर बीजेपी के वर्कर न होते तो बड़ी घटना होती। टीएमसी चुनाव हार रही है, इसलिए अब वो गुंडागर्दी पर आ गई है। तो वो लोग ये प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके, पता है अगर उनको पत्थर फेंका जाता तो चोट लगता, चोट लगा है, कहीं नहीं चोट है उनका माथा पे, कहीं कुछ नहीं। तो उनका ये मन धारण एक कहानी बनाया गया है, एवं जहाँ पे वो जान रहे कि उनको वोट नहीं है, हार रहे हैं, वहाँ पे ये चीज कर रहे हो। हालांकि आरोपों का ये दौर इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर दिखाई दिया है, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि बंगाल में आज किस तरह के डेवलपमेंट्स हैं। आज रैलियों, रोड शो और जनसभाओं का बुधवार है। अमित शाह जहां 4 रोड शो करेंगे तो वहीं ममता बनर्जी 2 रैलियां करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनसभाओं में आज गरजेंगे। तो ये आपको हम बड़े नेताओं का आज का कार्यक्रम दिखा रहे हैं। बंगाल में रैलियों का बुधवार है। अमित शाह सिंगूर में होंगे, ममता बनर्जी जादवपुर में, तो जलपाईगुड़ी में योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके अलावा हावड़ा में अमित शाह, टॉलीगंज में ममता बनर्जी, कुर्सियांग में होंगे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी नेता और उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी ने अपने ही अंदाज में चुनाव प्रचार किया। ट्रेन पर सवार होकर वो चुनावी मंजिल पर चली। बंदेल रेलवे स्टेशन से ट्रेन की सवारी शुरू हुई और मुसाफिरों से बातचीत की शक्ल में चुनावी प्रचार भी चला। लाइन में लगकर उन्होंने टिकट लिया और फिर ट्रेन पर सवार होकर चुनाव के नए स्टेशन पर पहुंचे। तो अपने तरीके से चुनाव प्रचार में नेता यहां जुटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए मुख्य लड़ाई जो टीएमसी और बीजेपी के बीच है। टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कैसे इन दोनों ने आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाए और कितने तीखे ये आरोप प्रत्यारोप होते जा रहे हैं, इसकी एक बानगी देखिए। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, আর বলে দিদি দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো ব্যাঙাচি। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। বাইরে থেকে এসে গুন্ডামি করছে, टॉर्चर করছে। दीदी का जाना तय हो चुका है। पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है। डरिए मत। तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है, दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। I request all my national channel, my international friends, please see how Bengal, how central government is misusing their democratic power, how they are confusing the people, and how they are beating the people, how they are killing the people, and how they are running the election through goons and guns. आदरणीय दीदी,
ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। আর মিটিং করে ভাষণ দেয় আর বলে দিদি দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো ব্যাঙাচি, ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি আর ওরা দেয় ভাঙাচি ভ্যাঙাচি, মানে আমাকে ভ্যাঙাচ্ছে, আমাকে যত আমি তত খুশি, তার মানে আমার ইম্পর্টেন্স আছে বলেই তো ভাঙাচ্ছ না, না হলে তুমি কেন ভাঙাবে। केंद्रीय वाहिनी की मांग आप खुद करती थी, मांग करती थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथ में ही चुनाव होना चाहिए। दीदी आप आज उन पर गुस्सा कर रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए भाषा बोल रही है, षड्यंत्र कर रही हो। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। আজকে তোমরা আমাদের থেকে সব কেড়ে নিয়েছো ইলেকশনের সময়, তা তোমাদের যদি এতই ভালো হয় ইলেকশন কমিশনের সেন্ট্রাল ফোর্সেস, তাহলে বলো তোমাদের আন্ডারে কেন 7-8টা মার্ডার হয়ে গেল? 3টে ফেজ ইলেকশন চলাকালীন 7-8টা মার্ডার হয়েছে, আমার তৃণমূল कांग्रेस 4 जन मर्डर हुए। सेंट्रल फोर्सेस अगर टर्चर करेगा तो एक कट्टा होके उसका खिलाफ में जो जो कार्रवाई करना कानून का मुताबिक आप लोग करिए, डरिए मत। করে सीआरपीएफ के बोले दिए जाओ जाके कैप्चर करो, जाओ जाके बूथ कैप्चर करो बीजेपी गुंडा को लेकर। আর কি হবে? একটা দেশের গণতন্ত্র আপনারা শেষ করে দিলেন। बीजेपी की रैली में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दिखता है साहब, बहन बेटियां आ रही हैं, लेकिन दीदी कहती है कि ये जो लोग आए हैं ना वो पैसे लेकर यहां आते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हैं क्या? जोर से बोलिए, पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे लेकर के आए हैं क्या? पैसे मिलने वाले हैं इसलिए आए हैं क्या? ये दीदी आप पर झूठा आरोप लगाती है कि नहीं लगाती? वोट दे दो बीजेपी को, रुपया ले लो लेकिन वोट मत दो, और रुपया आपका रुपया है, और रुपया आपका रुपया है, वोट मत दो। अब देखा कैसा झूठा कहानी बोला, पहले भी बोला था 15 लाख টাকা করে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেবো, एक पैसा भी नहीं दिया, दिया एक पैसा दिया। चाय बागान खुलने के लिए वादा किया था, किया। चाय मजदूर को पेंशन देने के लिए बोला था, दिया नहीं दिया, सब कुछ हम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में दीदी की हुंकार के साथ ही तालियां बजने लगती हैं, तो वहीं ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का यह अंदाज खटकने लगा है। टीएमसी मोदी के दीदी का नाम लेकर तंज को ममता बनर्जी के अपमान से जोड़ रही है, तो वहीं इस बार खुद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, इसे नरेंद्र मोदी का तंज कहें, चुटकी कहें, जवाब कहें, उनका मिजाज कहें या अंदाज कहें, कहें कुछ भी, लेकिन इस बार भी मोदी के शब्द बाणों के सीधे निशाने पर ममता बनर्जी ही थी। फर्क यही था कि इस बार ममता सिर्फ दीदी नहीं बल्कि आदरणीय दीदी बन गई थी। आदरणीय दीदी, ओ दीदी। कूच बिहार की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को आदरणीय दीदी कहा, तो एक बारगी इस बोली ने सबको चौंका दिया। लेकिन असल बात यह है कि मोदी ने अपने भाषण में आदरणीय वाले इस अंदाज से एक तीर से कई निशाने एक साथ साध डाले। आदरणीय दीदी, दूसरी बात जो है कि चुनाव नतीजों का पता कैसे चलता है, अनुमान कैसे लगता है। एक तो
आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, इन सबको देखकर एक बच्चा भी बता सकता है कि दीदी टीएमसी आप चुनाव हार चुकी है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदी और दीदी वाला अंदाज अब उनके भाषण की पहचान बन चुका है। चुनावी रैलियों में ज्यों ही मोदी की जुबान पर दीदी शब्द आता है, सामने मौजूद समर्थकों का शोर हवा में गूंजने लगता है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, बंगाल की रैलियों में ममता बनर्जी को इस तरह दीदी और दीदी कहने पर टीएमसी ने आपत्ति जताई थी और इसे बंगाल की महिलाओं के अपमान से जोड़ा था। देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, उस दीदी शब्द को किस तरीके से जो है हम लोग बंगाली में बोलते हैं टोन मारना या टिटकरी मारना या कमेंट देना जिसको कहते हैं, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान है। टीएमसी के इस हमले के बाद हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि जब मोदी बंगाल में अपनी अगली रैली करेंगे तो टीएमसी के इस आरोप का जवाब कैसे देंगे। आज जब मोदी ने अपने ही अंदाज में टीएमसी को जवाब दिया तो ममता दीदी का गुस्सा और भी भड़क गया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं। और मीटिंग করে ভাষণ দেয় আর বলে দিদি দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো ব্যাঙাচি, ব্যাঙের বাচ্চাকে বলি ব্যাঙাচি আর ওরা দেয় ভাঙাচি ভ্যাঙাচি, মানে আমাকে ভ্যাঙাচ্ছে। दरअसल पीएम मोदी के बार बार ऐसे ही तंज से ममता बनर्जी तिलमिला रही हैं और पीएम मोदी इसी तिलमिलाहट को बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार की निशानी के तौर पर पेश कर रहे हैं। दीदी, हमने सुना है फुटबॉल में एक होता है ओन गोल। आप चुनाव के मैदान में सेल्फ गोल कर चुकी है। बुझते पारबे कि माँ बहन हमारा एक पाव में चोट है, लेकिन हम आपको 2 पाव का भरोसा करके आता है, आपका 2 पाव मेरे के लिए 3 पाव है। इसी के लिए आप लोगों को मेरे को बहुत बहुत प्रणाम, सलाम, नमस्कार, जय गोरखा सब करती हूँ। तो क्या बॉल खेले, पाए चोट है तो क्या है, हाथ में मरे तो ठीक है, आप लोग बोलो खेला होवे। पश्चिम बंगाल में अभी 5 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं और इससे पहले यहाँ जुबानी जंग बेहद तीखी हो चुकी है। आने वाले दिनों में प्रचार के दौरान मोदी के कुछ और शब्द बाण ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को चुभ सकते हैं। यहाँ से धमकी जा रही है, खेला होवे। प्रेमा राजाराम, कौलमी साहा और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, हुगली, आज तक। टीएमसी। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, আর বলে দিদি দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো ব্যাঙাচি। बंगाल में अब टीएमसी नहीं बच सकती है। बाई
করছে, টর্চার করছে। दीदी का जाना तय हो चुका है। पूरे देश ने मान लिया था कि आप हार गई है।